नमस्कार साथियों, पॉलिटी विजन में आपका स्वागत है। व्यवस्थापिका हमने कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका, यानी सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका में संसद हो गई, संसद के 2 सदन हैं। व्यवस्थापिका जो संसद है उसके अंग राष्ट्रपति भी है और कार्यपालिका के अंग भी राष्ट्रपति है। तो आज हम शुरू करेंगे कार्यपालिका। आज का टॉपिक है कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में संविधान के भाग 5 में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 52 से 78 तक और वैसे 52 से 151 तक केंद्रीय जो कार्यपालिका है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब कार्यपालिका किनसे मिलकर बनी हुई है, यानी कार्यपालिका का गठन कैसे हुआ, कौन कौन कार्यपालिका में शामिल है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, और इसके अलावा है अटॉर्नी जनरल। इन सब से मिलकर कार्यपालिका का गठन हुआ है। तो इनमें से आज हम पहला यानी राष्ट्रपति लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या राष्ट्रपति को शक्तियां मिली हुई है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अब हमारे देश के जो राष्ट्रपति है ये हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो शक्तियां होती है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है, केंद्र और राज्य। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। केंद्र को भी शक्तियां प्रदान की गई है और राज्य को भी शक्तियां प्रदान की गई है। जब संविधान का निर्माण हुआ, देश आजाद हुआ, तो उसके बाद हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्तियां किसी और के पास होती है और जो राज्य अध्यक्ष है उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती है। वास्तविक शक्तियां होती है शासनाध्यक्ष के पास। और हमारे भारत में शासन के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में वास्तविक शक्तियां किनमें निहित है? प्रधानमंत्री में।
और राष्ट्रीय अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास केवल नाम मात्र की शक्तियां हैं। राष्ट्रपति वैसे जो भी काम होता है राष्ट्रपति के नाम से होता है। राष्ट्रपति जब तक साइन नहीं करते हैं वो पूरा नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें अपने सब विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। किसकी सलाह लेंगे? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के परामर्श से कार्य करते हैं। इस तरह से वास्तविक पावर्स, जो वास्तविक शक्तियां हैं वो शासनाध्यक्ष के पास होती हैं और राज्याध्यक्ष जो है इनके पास केवल नाम मात्र की शक्तियां होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति के बारे में, हम इसमें देखेंगे। अब देखते हैं राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 58 में। 58 के तहत राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या क्या योग्यताएं हो। पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। ये जो योग्यताएं हैं इनका उल्लेख संविधान में किया गया है। दूसरी योग्यता है वह 35 वर्ष या इससे अधिक हो। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष या इससे अधिक हो। तीसरा है संसद का सदस्य नहीं हो। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसका सदस्य ये नहीं होना चाहिए। अगर सदस्य हैं और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए या चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उस पद से त्याग पत्र देना होगा। चौथी योग्यता है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लाभ के पद पर ना हो। इसमें पागल या दिवालिया ऐड नहीं किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यताओं में पागल या दिवालिया घोषित ना हो, लेकिन राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं तो इनकी योग्यताओं में पागल या दिवालिये का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आर्टिकल्स पूछते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव दो प्रकार से होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मीन हुआ सीधे जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष चुनाव के अंतर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष में सीधे जनता के द्वारा ना चुने जाकर जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है उन प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित लिखना मस्ट है क्योंकि संसद में मनोनीत सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो गए। दूसरा है राज्य विधानमंडलों, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। यहाँ भी निर्वाचित इसलिए है क्योंकि राज्य विधानमंडलों में राज्य की जो विधानसभा है वहाँ राज्यपाल को अधिकार मिला हुआ है कि एक आंग्ल भारतीय सदस्य को वो मनोनीत कर सकते हैं और वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। और 70वें संविधान संशोधन के तहत ये हुआ 1992 में। इसके तहत हमारे यूटी है, 7 यूटी थे, वर्तमान में 9 यूटी है। तो इनमें से दिल्ली में पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन होता है। इसमें अब देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के तहत होता है। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान। इनका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। इस प्रणाली के द्वारा वोट दिए जाते हैं वरीयता क्रम में, यानी जिसको सबसे कम वोट मिले हैं उनके वोट आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं अगर द्वितीय क्रम से वोटों की काउंटिंग हो रही है तो। और मतदान जो होता है वो गुप्त रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त होता है। न्यूनतम कोटे के लिए कुल वैध मतों की संख्या अपॉन, यानी न्यूनतम कोटा एक व्यक्ति को कैसे प्राप्त होगा। इसमें कुल वैध मतों की संख्या और उम्मीदवार कितने खड़े हो रहे हैं, उम्मीदवारों की संख्या +1 कर देते हैं। इस तरह से न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए 50% मत प्राप्त करना आवश्यक है। 50% +1, इस तरह से न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है। यहाँ उम्मीदवारों की जगह निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि भी कर सकते हैं। अब देखते हैं एक विधायक का मत मूल्य। एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य
मल्टी 1/1000। इस तरह से एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। ये जो मत मूल्य है ये 1971 की जनगणना को आधार मान के किया गया है और इसमें 84वें संविधान संशोधन के तहत 2026 तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इसी प्रोसेसर से होगा। तो एक हमारे राजस्थान की विधानसभा जो है इसके कुल जो विधानसभा के सदस्य हैं 200, तो राजस्थान का अगर मत मूल्य देखते हैं एक विधायक का तो 129 मत मूल्य है। इस तरह से एक सांसद का मत मूल्य ज्ञात करते हैं। एक सांसद का मत मूल्य ज्ञात करने के लिए विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचित सदस्य लिए गए हैं। और यूटीज को भी शामिल किया गया है, दिल्ली और पांडुचेरी, तो यूटी के भी निर्वाचित सदस्य अपन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो इस तरह से एक सांसद का मत मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों में कुल मिला के कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 543 लोकसभा में है और 233 है राज्यसभा में। तो ये टोटल सांसद हो गए। तो इन सांसद यानी एक सांसद का मत मूल्य 708 है। आधार को ही 1971 की जनगणना को माना गया है और 2026 तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। न्यूनतम कोटा 50% +1 है और प्रथम वरीयता में अगर 50% +1 प्राप्त हो गया है तो राष्ट्रपति यानी उसको वो विजयी हो जाता है। प्रथम वरीयता में अगर न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है तो द्वितीय वरीयता होती है यानी द्वितीय गणना शुरू होती है। और ये हमारे भारत की अगर बात करें तो 1969 में वीवी गिरी राष्ट्रपति बने थे। ये द्वितीय वरीयता क्रम के आधार पर बने थे, द्वितीय गणना हुई थी। द्वितीय में जैसे 4 निर्वाचन या उम्मीदवार के लिए खड़े हुए हैं, न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है तो द्वितीय गणना शुरू हो जाती है। इसमें वरीयता क्रम होता है 1 2 3 4, यानी फर्स्ट वरीयता मैं इसको देता हूँ, सेकंड इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, तो ऐसे मतदान किया जाता है। तो सबसे कम मतदान जिसको प्राप्त होते हैं सेकंड वरीयता के अंतर्गत, वो कम मतदान क्रम के अकॉर्डिंग उनमें डिवाइड कर दिए जाते हैं। और इसकी जो अधिसूचना है, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार खड़ा होता है, संसद के यानी 50 उसके प्रस्तावक हो दोनों सदनों में से और 50 सदस्य ही उनका अनुमोदन करे। 50 तो प्रस्तावक यानी उनका नाम लेकर आए कि हम एग्री हैं इस उम्मीदवार का नाम राष्ट्रपति पद के लिए, और 50 उसका अनुमोदन करे। ये जो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक है, एक कैंडिडेट का कर रहे हैं तो ये बी, सी और डी इनमें से नहीं कर सकते हैं, यानी ये 50 और ये 50, फिर बी का अनुमोदन और प्रस्तावक
नहीं करेंगे। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें दी गई है। ये कंडीशंस है, यानी संसद के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए वो संसद के दोनों सदनों का सदस्य ना हो, इसके अलावा किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए, और इनके जो वेतन है 5 लाख प्रति माह इनको वेतन दिया जाता है। इसके अलावा जब तक ये अपने पद पर है इनके लाभ में या जो उपलब्धियां हैं इनमें कोई कमी नहीं की जाएगी। और राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो खड़ा हो रहा है वो 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करवाएगा। और ये जो राशि होती है ये आरबीआई जमा करता है, आरबीआई में जमा होती है। और अगर उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ है तो ये राशि जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा देखते हैं हम राष्ट्रपति को शपथ। अनुच्छेद 60 में इसका उल्लेख किया गया है। नहीं, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, शपथ दिलवाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाएगी। इस तरह से राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। और अनुच्छेद 57 में उल्लेख किया गया है राष्ट्रपति हमारे भारत में राष्ट्रपति पद के लिए यानी एक बार राष्ट्रपति बन गए हैं लिमिटेशन नहीं रखी गई है कि एक बार बनेंगे या 2 बार बनेंगे या 3 बार बनेंगे। कितनी बार भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अमेरिका और रूस की बात करें तो वहां 2 बार से अधिक राष्ट्रपति एक व्यक्ति नहीं बन सकता है। और हमारे भारत में कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अनुच्छेद 56 सब क्लोज 1। अनुच्छेद 56 सब क्लोज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यानी जिस दिन शपथ ली है उस दिन से काउंट किया जाएगा और 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसके अलावा ये स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और जैसे ही उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिया तुरंत उपराष्ट्रपति को लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको सूचित करना होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रहता है। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति पद पर राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। और नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए, शेष अवधि के लिए नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। इसके अलावा 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया है तो भी राष्ट्रपति अपना पद त्याग नहीं करते हैं या अपना पद नहीं छोड़ते हैं जब तक
उत्तराधिकारी पद ना संभाल ले तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति का दोबारा से चुनाव हो जाता है, ताकि राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी भी परिस्थिति में रिक्त ना रहे। और जैसे ही राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण हुआ, नए राष्ट्रपति शपथ ले लेते हैं। कुछ सालों से परंपरा चली आ रही है, 25 जुलाई को राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। ऐसा संविधान में लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? त्याग पत्र दे सकते हैं, मृत्यु हो जाए तो, और 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर पद रिक्त हो जाएगा। इसके अलावा महाभियोग का उल्लेख किया गया है। 2 अनुच्छेद याद रखने पड़ेंगे, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। 56 में उल्लेख किया गया है कि महाअभियोग क्यों लगाया जाएगा, और अनुच्छेद 61 में किया गया है इसकी प्रक्रिया के बारे में। तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग क्यों लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण हो तो राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। अब महाअभियोग कैसे लगाएंगे, और ये संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को कैसे उनके पद से हटा सकते हैं। महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटा सकते हैं। तो महाअभियोग लाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में ला सकते हैं। तो लाने के लिए जिस सदन के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्य, कुल सदस्यों में से 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, और सूचना लाने से पहले, महाभियोग प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। प्रस्ताव लाया जाता है, एक सदन में लेके आ गए हैं। अब इस सदन में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है, और दूसरा सदन इसकी जांच के लिए कि जो महाभियोग लाया गया है, यानी संविधान का अतिक्रमण हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी जांच करवाएगा। या तो सदन स्वयं इसकी जांच करेगा, या न्यायाधिकरण के द्वारा इसकी जांच करवाएगा। और जांच में अगर सही पाया जाता है तो इस सदन के द्वारा भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो जिस डेट को 2/3 बहुमत से दूसरे सदन से प्रस्ताव पारित हुआ है, उस डेट से राष्ट्रपति का पद, यानी जो तत्कालीन राष्ट्रपति होते हैं, उनको त्याग पत्र या पद से रिक्त माना जाता है। ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये जब चलती है किसी भी राष्ट्रपति पर, तो उसमें राष्ट्रपति को जो विशेषाधिकार प्राप्त है, उनमें कोई कटौती नहीं की जाती है। और दूसरे सदन में जब प्रक्रिया चल रही है, उस समय राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो स्वयं भी आकर अपने बारे में बता सकते हैं, यानी मैंने संविधान का अतिक्रमण नहीं किया है, या वो अपने वकील को भी भेज सकते हैं। आज तक हमारे भारत में एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। अनुच्छेद 61 सब क्लोज 4 में लिखा हुआ है कि जिस दिन दूसरे सदन के द्वारा बहुमत से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है, उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। वैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त नहीं रहता है, जो तत्कालीन राष्ट्रपति है
उनको पद से विमुक्त मान लिया जाएगा और कार्यवाही के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं। अनुच्छेद 62 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त नहीं रह सकता, यानी राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना त्याग पत्र दे देते हैं या मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव करवा लिया जाता है। इसका उल्लेख है 62 में। अनुच्छेद 56 सब क्लॉज 1 में उल्लेख किया गया है, अगर किन्हीं कारणों की वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, त्याग पत्र दे दिया है, मृत्यु हो गई है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो गया है या महाभियोग उन पर लगा दिया गया है, तो ऐसे रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है। नए जो राष्ट्रपति बनेंगे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, शेष अवधि के लिए नहीं होगा, पूरे 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होगा। अब राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए गए हैं, इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 361 में। देखते हैं कौन कौन से विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 361 सब क्लॉज 1 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद और शक्तियों का जो प्रयोग करते हैं उनके प्रति न्यायालय के प्रति वो उत्तरदायी नहीं रहेंगे, यानी अपने पद का प्रयोग स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति कर सकते हैं। अनुच्छेद 361 सब क्लॉज 2 में उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए 5 साल का कार्यकाल होता है, पद पर रहते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा या दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 361 सब क्लॉज 3 में उल्लेख किया गया है, जब राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता। मैंने नोट करके लिखा है, ये अपवाद है। अनुच्छेद 361 सब क्लॉज 4 में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति के विरुद्ध व्यक्तिगत सिविल कार्यवाही की जा सकती है। व्यक्तिगत सिविल कार्यवाही शुरू करने के 2 माह पहले राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में देखा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है। और ये जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं।